उत्तर प्रदेश के एक सुदूर और पिछड़े जिले की उस भयानक गर्मी में किसी को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि एक जर्जर सरकारी अस्पताल के बाहर लगा दवाइयों का एक छोटा सा स्टॉल पूरे राज्य की राजनीतिक बिसात को पलटकर रख देगा। इस पूरे इलाके की आबोहवा में बरसों से सिर्फ बेबसी की चीखें और मक्कार हुक्मरानों का जुल्म घुला हुआ था। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब पाप और घमंड का घड़ा ऊपर तक भर जाता है तो वक्त का पहिया कुछ इस तरह घूमता है कि जालिमों के तख्त और ताज मिट्टी में मिल जाते हैं। श्यामलाल पिछले 25 सालों से उसी जिला अस्पताल के गेट के बाहर एक छोटा सा मेडिकल बूथ चलाते थे। पुराना सूती कुर्ता, पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पल और चेहरे पर जिंदगी के संघर्षों से आई गहरी लकीरें। उनकी पूरी दुनिया बस उनकी इकलौती बेटी की पढ़ाई और अस्पताल से आने वाले लाचार मरीजों को सही दाम पर दवाइयां देने तक सीमित थी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन आंखों में अपनी बेटी को एक बड़ा अफसर बनते देखने का सपना अब भी पूरी तरह जिंदा था। मगर उस पूरे इलाके और अस्पताल परिसर का एक खौफनाक नियम था, और उस नियम का दूसरा नाम था हेल्थ माफिया का सरगना और वहां का चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह यानी उस पूरे स्वास्थ्य महकमे का एक ऐसा बेताज बादशाह जिसके रसूख और गुंडों के डर से बड़े बड़े डॉक्टर और अधिकारी थर थर कांपते थे। वह हर रोज अपनी महंगी सफेद गाड़ी से उतरता, अपने गार्ड्स के घेरे में अस्पताल का मुआयना करता और श्यामलाल के स्टॉल से जीवन रक्षक और महंगी दवाइयों के डिब्बे बिना एक भी पैसा दिए अपनी गाड़ी में लोड करवा लेता। अरे ओ बूढ़े, सुना है आज नया स्टॉक आया है, जरा वो कीमती एम्प्यूल्स और दवाइयों के 5 बॉक्स निकालकर साहब की गाड़ी में रखवा दे। और हाँ, पिछली बार जो तूने हिसाब में कमी छोड़ी थी उसे भूल मत जाना। अगर आज कोई होशियारी दिखाई तो यह दुकान भी सील होगी और तेरा बुढ़ापा जेल की सलाखों के पीछे कटेगा। विक्रम सिंह के खासमखास गुर्गे बिल्लू ने श्यामलाल की छाती पर अपनी लाठी अड़ाते हुए बेहद बदतमीजी से कहा। श्यामलाल ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। उनकी बूढ़ी आंखों में लाचारी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। हुजूर माई बाप, कल रात मेरी बेटी की कॉलेज की फीस जमा करनी थी। घर में 1 रुपया नहीं बचा है। अगर आज इन दवाइयों के पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। मुझ गरीब पर रहम खाइए साहब। उनकी आवाज में इतनी दर्दनाक गुहार थी कि किसी भी इंसान का कलेजा कांप उठे। लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह के सीने में दिल की जगह सिर्फ पैसे और सत्ता की हवस धड़कती थी। विक्रम सिंह ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया, अपना महंगा चश्मा नाक पर टिकाया और पान की पीक थूकते हुए गुर्राया। पैसे? अबे साले, इस सरकारी जमीन पर दुकान लगाने का हफ्ता जानता है कितना है? यह तो मेरा रहम है कि तुझे यहाँ बैठने देता हूँ, वरना एक इशारे पर तेरी दुकान मलबे में तब्दील करवा दूंगा। पैसे चाहिए इसको? बड़ा आया नवाब का बेटा। चल जल्दी गाड़ी में माल लोड कर, देर हो रही है। आसपास खड़े तमाम लोग और तीमारदार चुपचाप अपनी गर्दनें झुकाए यह तमाशा देखते रहे, क्योंकि विक्रम सिंह के खिलाफ मुंह खोलने का मतलब था अस्पताल से मरीज का पत्ता कटना और शहर के गुंडों से जान का खतरा मोल लेना। पूरी फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, ऐसा सन्नाटा जो अमूमन किसी बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले महसूस होता है। श्यामलाल ने रोते हुए कांपते हाथों से दवाइयों के डिब्बे उठाए और गाड़ी की डिक्की में रख दिए। ठीक उसी वक्त वहां एक बेहद साधारण सी लड़की आई। उसने एक साधारण सा कुर्ता, पैरों में मटमैली सैंडल और आंखों पर एक साधारण सा चश्मा पहन रखा था। उसके हाथ में एक पुराना फाइल फोल्डर था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और गजब का सुकून था, मानो उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने उस इलाके का सबसे बड़ा और खतरनाक माफिया खड़ा है। उसने श्यामलाल के स्टॉल के पास आकर बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, काका, जरा ये पर्ची देखना और इसकी दवाइयां दे दो। श्यामलाल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उस लड़की को दवाइयां देने लगे। उस लड़की ने डॉक्टर विक्रम सिंह और उसके गुंडों की वो सरेआम की जा रही गुंडागर्दी और जबरन वसूली को अपनी आंखों से देख लिया था। उसने दवाइयां लेते हुए अपनी जेब से पैसे निकाले और पूरे अदब के साथ श्यामलाल को दिए। फिर वह घूमी और उसने सीधे डॉक्टर विक्रम सिंह की तरफ देखकर बेहद तीखी और बुलंद आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आप इस अस्पताल के डॉक्टर हैं या लुटेरे? एक बेबस और बुजुर्ग दुकानदार से इस तरह सरेआम मुफ्त में कीमती दवाइयां लूटना और उसे जेल भेजने की धमकी देना मेडिकल काउंसिल के किस नियम और देश के किस कानून की किताब में लिखा है? गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उस लड़की की निर्भीक आवाज सुनते ही विक्रम सिंह के कान खड़े हो गए।
उसने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी से नीचे उतरा। उसकी आंखों में सत्ता का घमंड और बेनतहा गुस्सा साफ उबल रहा था। वह उस लड़की के बेहद करीब आया, अपने हाथ में पकड़ी सोने की चेन को उंगलियों पर नचाया और जोर से हंसते हुए बोला, अरे बिल्लू, देख रहे हो? इस मरे हुए शहर में अब चींटियां भी बांस को उड़ना सिखाएंगी। ए लड़की, रीढ़ की हड्डी में बहुत दम है क्या रे? ज्यादा पढ़ लिख गई है तो यह कानून का पाठ अपने बाप को जाकर पढ़ाना। यह डॉक्टर विक्रम सिंह का इलाका है। यहाँ का कानून मैं ही लिखता हूँ और मैं ही फाड़ता हूँ। लेकिन वह लड़की एक इंच भी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी नजरें सीधे विक्रम सिंह की आंखों में गड़ा दीं और कहा, हाथ में डिग्री होने और कुर्सी पर बैठने का मतलब यह नहीं होता कि आपको गरीबों का खून चूसने का लाइसेंस मिल गया है। आप जो कर रहे हैं वह सरेआम डकैती और भ्रष्टाचार है। इसके लिए आपकी डॉक्टरी की लाइसेंस रद्द हो सकती है और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। यह सुनते ही डॉक्टर विक्रम सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे सूबे में आज तक किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके सामने जुबान भी खोल सके। उसने बिना सोचे समझे अपना भारी हाथ हवा में लहराया और उस साधारण सी लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक, उस थप्पड़ की गूंज से पूरा अस्पताल परिसर मानो बिल्कुल सुन्न हो गया। लड़की का चश्मा छिटककर दूर जा गिरा और उसके गोरे गाल पर उंगलियों के गहरे लाल निशान उभर आए। आसपास खड़े लोगों में चीख पुकार मच गई, लेकिन विक्रम सिंह के खौफ के आगे कोई एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया। श्यामलाल रोते हुए चिल्लाए, नहीं साहब, यह तो बच्ची है, इसे छोड़ दीजिए। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे मार लीजिए। विक्रम सिंह ने उस लड़की का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और चीखते हुए बोला, बहुत गर्मी है ना तुझमें? चल, तुझे अभी पुलिस के हवाले करके तेरी सारी डॉक्टरी और वकालत एक साथ निकालता हूँ। बिल्लू, डाल इसे गाड़ी में। लड़की ने बड़े आराम से अपने चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया। उसने जमीन पर गिरे अपने चश्मे को उठाया, उसे अपने दुपट्टे से साफ किया और आंखों पर पहनकर सीधे विक्रम सिंह को देखा। उसकी आंखों में ना तो कोई आंसू था और ना ही रत्ती भर का डर। उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली और ठंडी आग सुलग रही थी जो बड़े से बड़े भ्रष्ट साम्राज्य को पल भर में भस्म कर दे। उसने बेहद शांत लेकिन चट्टान जैसी मजबूत आवाज में कहा, मिस्टर विक्रम सिंह, इस एक थप्पड़ की कीमत तुम्हें बहुत जल्द और बहुत बुरी तरह चुकानी पड़ेगी। अपनी इस कुर्सी और इस लाल बत्ती की गाड़ी को आज जी भर कर देख लो, क्योंकि कल की धूप तुम इस हैसियत में कभी नहीं देख पाओगे। विक्रम सिंह जोर से ठहाका मारकर हंसा, अच्छा, धमकी दे रही है? चल देखते हैं कल क्या होता है। बिल्लू, गाड़ी घुमाओ। आज इस छिपकली ने मूड खराब कर दिया। वह गाड़ी में बैठा और धूल उड़ाता हुआ वहां से तेजी से निकल गया। अस्पताल के लोग और मरीज तुरंत उस लड़की के पास भागे। श्यामलाल ने रोते हुए उसके हाथ जोड़ लिए, बेटी, तुम यहाँ से तुरंत शहर छोड़कर भाग जाओ। वो डॉक्टर नहीं, कसाई है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने क्यों मेरे चक्कर में अपनी जान आफत में डाल ली? लड़की ने श्यामलाल के कांपते हुए बूढ़े हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, काका, डरना बंद कीजिए। जुल्म का साम्राज्य सिर्फ तब तक चलता है जब तक सहने वाला खामोश रहता है। कल सुबह इसी वक्त अपनी दुकान पर आइएगा। आपको आपकी सालों की मेहनत और इस बेबसी का पूरा इंसाफ मिलेगा। इतना कहकर वह लड़की भीड़ के रास्ते कहीं उछल हो गई। उधर रात को अपने आलीशान बंगले पर डॉक्टर विक्रम सिंह शराब के घूंट ले रहा था। उसके दिमाग में बार बार उस लड़की का वो जलता हुआ चेहरा घूम रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसके होश पर भारी था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। सूबे के एक बड़े स्वास्थ्य मंत्री का फोन था। मंत्री ने घबराए हुए स्वर में कहा, विक्रम, सुना है तुम्हारे जिले में राज्य की नई स्वास्थ्य महानिदेशक यानी स्पेशल हेल्थ कमिश्नर और विजिलेंस हेड आज सुबह चार्ज लेने आ रही हैं। जरा संभल कर रहना। सुना है बहुत ही कड़क और ईमानदार आईएएस अफसर हैं और ऊपर से कोई महिला हैं। विक्रम सिंह ने गर्व से अपनी मूंछों पर ताव दिया और हंसा, अरे मंत्री जी, आप भी क्यों फालतू की चिंता करते हैं? कमिश्नर हो या कोई भी अफसर, विक्रम सिंह के इलाके में आकर सब घुटने टेक देते हैं। औरत ही तो है, 2-4 महंगे हीरे के सेट और गाड़ियां भिजवा दूंगा, सब सेट हो जाएगा। आप बस आराम करिए। अगली सुबह पूरा शहर रोज की तरह जागा, लेकिन आज अस्पताल परिसर की हवा में एक अजीब सा खौफनाक तनाव था। हर किसी के दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था। श्यामलाल ने भारी मन और कांपते हाथों से अपनी दुकान का शटर उठाया।
तभी अचानक पूरे इलाके में सायरन बजाती हुई एक के बाद एक 6 सरकारी गाड़ियां और पुलिस के भारी वाहन आकर रुके। सबसे आगे सूबे के बड़े पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां थीं, उसके पीछे भारी कमांडो फोर्स और ठीक बीच में काले रंग की चमचमाती हुई सरकारी एसयूवी, जिस पर नीली बत्ती और आगे बड़े अक्षरों में लिखा था विजिलेंस हेड व स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश। पूरा अस्पताल और बाजार वहां इकट्ठा हो गया। डॉक्टर विक्रम सिंह भी अपने पूरे स्टाफ और डॉक्टरों की फौज के साथ आनन फानन में वहां स्वागत के लिए पहुंच गया। उसने सोचा कि नई कमिश्नर साहिबा का भव्य स्वागत करके वह अपनी धौंस और रसूख की धाक जमा लेगा। वह अपनी टाई ठीक करते हुए सबसे आगे वीआईपी बुके लेकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित बदतमीजी और अहंकार साफ तैर रहा था। तभी कमिश्नर की गाड़ी का दरवाजा खुला। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने लपककर कड़क सैल्यूट मारा। गाड़ी के अंदर से जो पैर बाहर निकला, उसमें कोई मामूली चप्पल नहीं, बल्कि एक बेहद चमचमाता हुआ कड़क फॉर्मल शू था। जैसे ही वह महिला आईएएस अफसर गाड़ी से बाहर आई, पूरे अस्पताल प्रशासन के होश उड़ गए। डॉक्टर विक्रम सिंह के पैरों तले मानो जमीन ही धंस गई। उसका चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता छूटकर नाली में गिर गया और उसके पूरे बदन में एक भयानक कंपन छूट गया। यह कोई और नहीं बल्कि वही साधारण सी लड़की थी जिसे कल दोपहर डॉक्टर विक्रम सिंह ने सरेआम थप्पड़ मारा था। आज वह अपने पूरे राजकीय ठाट-बाट और एक कड़क आईएएस अधिकारी के रूप में सामने खड़ी थी। आंखों पर वही चश्मा था, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा रौब और तेज था जिसे देखकर वहां खड़े जिले के बड़े बड़े कप्तान और अधिकारी भी कड़क सैल्यूट ठोककर सावधान की मुद्रा में आ गए। कमिश्नर साहिबा बिना किसी की तरफ देखे सीधे श्यामलाल के उस छोटे से मेडिकल स्टॉल की तरफ बढ़ी। श्यामलाल की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वे घुटनों के बल उनके पैरों में गिरने ही वाले थे कि आईएएस अफसर ने फुर्ती से उनका हाथ थाम लिया और बेहद आदर से कहा, काका, कल मैंने आपसे कहा था ना कि अब डरने की जरूरत नहीं है। आज से इस जिले में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। फिर वह धीरे से घूमी और उनकी बर्फ जैसी ठंडी नजर सीधे डॉक्टर विक्रम सिंह पर पड़ी। विक्रम सिंह की अब इतनी औकात नहीं बची थी कि वह उनसे नजरें भी मिला सके। वह थर-थर कांप रहा था, मानो उसके जिस्म से जान ही निकल गई हो। आईएएस अफसर ने पुलिस कप्तान और विजिलेंस टीम की तरफ देखा और बेहद ठंडे लेकिन कड़क लहजे में कहा, कप्तान साहब, कल इसी जगह पर इस चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एक गरीब बुजुर्ग की जीवन रक्षक दवाइयां सरेआम लूटीं, उसे प्रताड़ित किया और जब एक आम नागरिक ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया तो इस सरकारी मुलाजिम ने उस पर हाथ उठाया। क्या सरकार आपको गरीबों को लूटने और उन पर जुल्म करने की तनख्वाह देती है? क्या यही आपकी ड्यूटी है? विजिलेंस टीम के बड़े अधिकारियों का माथा पसीने से तर हो गया। नहीं मैडम, यह बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। आईएएस अधिकारी ने शेरनी की तरह गरजती हुई आवाज में आदेश दिया, इस महाभ्रष्ट, लुटेरे और बदतमीज डॉक्टर को इसी वक्त इसी अस्पताल के सामने, पूरे शहर के सामने हथकड़ी लगाई जाए। इसे सिर्फ सस्पेंड नहीं बल्कि सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाता है। इसके तमाम अस्पतालों, संपत्तियों और बैंक खातों को सील करके इसके खिलाफ जबरन वसूली, पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अभी के अभी जेल की कालकोठरी में डाला जाए। डॉक्टर विक्रम सिंह तड़पकर सीधे घुटनों के बल उनके पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपके पैर छूता हूँ। मुझे बर्बाद मत कीजिए। मेरी बरसों की नौकरी और इज्जत चली जाएगी। मैडम, आईएएस अफसर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बेहद हिकारत से कहा, तुमने जो थप्पड़ कल एक साधारण लड़की को मारा था, वह थप्पड़ इस देश के संविधान और उस कुर्सी की मर्यादा पर था। और आज यह कानून तुम्हें तुम्हारी सही और असली औकात दिखा रहा है। कप्तान साहब, टेक हिम अवे। 4 भारी भरकम पुलिस वालों ने आगे बढ़कर विक्रम सिंह को कॉलर से पकड़ा, उसे घसीटते हुए खड़ा किया और उसके हाथों में लोहे की भारी हथकड़ियां ठोक दीं। जिस माफिया के नाम से कल तक पूरा जिला कांपता था, आज वह बिना किसी रसूख के एक मामूली और जलील मुजरिम की तरह सर झुकाए सरेआम रो रहा था। उसकी सारी हेकड़ी और घमंड पल भर में हवा हो चुके थे। पूरे अस्पताल परिसर में एक सेकंड के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया और फिर अचानक श्यामलाल ने पूरे जोश से ताली बजाई। देखते ही देखते वहां मौजूद हजारों मरीजों, तीमारदारों और जनता की तालियों और नारों की गूंज से पूरा आसमान थर्रा उठा। लोगों की आंखों में न्याय और कानून का भरोसा एक बार फिर लौट आया था। भ्रष्ट डॉक्टर को पुलिस की गाड़ी में जानवरों की तरह ठूंस दिया गया।
आईएएस साहिबा ने श्यामलाल की तरफ देखा, उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आई और उन्होंने कहा, काका, अब अपनी दवाइयाँ बिना किसी डर के बेचिए। इस जिले में अब किसी गरीब की मेहनत और ईमानदारी का सौदा कोई माफिया नहीं कर पाएगा।